सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज फिर से हम आ गए हैं आपको रजिया सुल्तान लेकर के, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग फिर आज चलेंगे। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे इल्तुतमिश के बारे में, और इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़े थे। इसका अंतिम जो मकबरा बना था अपने बेटे के नाम पर, इल्तुतमिश जो था एक मकबरा बनवाया था, और यह दिल्ली सल्तनत का ही नहीं पूरे इतिहास में अगर कोई सबसे पहले मकबरा बनाने वाला अगर कोई शासक रहा तो वो था इल्तुतमिश, जो अपने बेटे के नाम पर जो है वह दिल्ली में मकबरा बनवाया था। और आज हम लोग चलेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें रजिया सुल्तान एक महिला थी और प्रजातांत्रिक तरीके से जो है वह सत्ता को ग्रहण करने में अपना भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो जनता के प्रतिनिधि बन करके और सत्ता हासिल की, लेकिन रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो थी वह प्रजा से जीत करके और यह शासिका बनी थी। तो आज हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में जानेंगे कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहता है। तो देखिए, रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की पुत्री थी, और मध्यकालीन भारत का इतिहास में यह प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन की है, और दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासिका अगर कोई थी तो रजिया सुल्तान थी। एक क्वेश्चन यहां से आपको राइज करेगा हर कंपटीशन में कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपको बताना है रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया सुल्तान जो थी वह लाल वस्त्र जो है वह पहनती थी, और लाल वस्त्र जो था वह न्याय का प्रतीक था, और इसे जनता का प्रतिनिधि इसलिए कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर जा रहा था तो ग्वालियर अभियान पर जाने से पहले ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान को जो थी वह शासिका घोषित करके गया था, लेकिन वहां पर भी जो है राजनीतिक हुआ था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की इकलौती बेटी थी, और जब ग्वालियर अभियान पर इल्तुतमिश चला गया तो शासक के रूप में रजिया सुल्तान को जो है वह घोषित करके गया था, लेकिन रजिया सुल्तान ज्यादा दिन तक शासन नहीं करती है। देखिए, इसके पीछे क्या कहानी है आपको बताते हैं। जब दिल्ली अभियान पर इल्तुतमिश चला गया तो रजिया सुल्तान जो थे वह लाल वस्त्र पहन करके और बाहर चले गए, मैदान में चले गए, और वहां पर जितने भी दिल्ली के जनता था वो सबको इकट्ठा करवा ली, और उसकी मदद से जो है वह रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनती है। और यह लाल वस्त्र जो है वह न्याय का प्रतीक होता है, आप लोग जानते हैं, और यही लाल वस्त्र पहन करके रजिया सुल्तान जो है वह दिल्ली के जनता से जो है शासक बनी थी। और रजिया सुल्तान यह महिला थी, लेकिन यह पुरुष का वस्त्र पहनती थी, और पुरुष के वस्त्र पहनने से जितने भी वहां के लोग थे वह इससे घृणा करते थे। यह नकाब नहीं पहनती थी, और बिना नकाब पहनी हुई ही वह दरबार में आ जाती थी, जिससे वहां के लोग इस पर क्रोधित रहते थे। और यह कुवाह पहनती थी। कुवाह पूछता है कि कुवाह क्या होता है, तो कुवाह का मतलब होता है कुर्ता। याद रखिएगा, कुवाह का मतलब होता है कुर्ता, और कुलाह का मतलब होता है टोपी। देखिए, फंसिएगा नहीं, कुवाह और कुलाह
कुवाह का मतलब होता है कुर्ता और कुलाह का मतलब होता है टोपी। और यही कुलाह और कुवाह पहन करके और रजिया जो थी वह दरबार में पहुंचती थी, जिससे वहां के लोग घृणित करते थे इससे। यह पुरुष की वेशभूषा पहनने लगी थी, इससे भी वहां के लोग चिंतित रहने लगे थे। और इसका भी एक कारण था रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने का। देखिए, रजिया सुल्तान का जो सिक्का था, रजिया सुल्तान जो थी वह अपने जब यह शासक बनी थी तो एक सिक्का चलाई थी, और सिक्का पर उम्दत उल निस्वा अंकित करवाई थी। उम्दत इल निस्वा अपने सिक्के पर अंकित करवाई थी, क्योंकि रजिया सुल्तान जब शासक बनी थी तो एक सिक्का भी चलाई थी, और उस सिक्के पर उम्दत इल निस्वा का अंकित करवाई थी। याद रखिएगा, रजिया के विरोध में 3 लोग थे। देखिए कैसे राजनीतिक होता है। रजिया के विरोध में 3 लोग थे। एक का नाम था एर्तगिन, और दूसरा का नाम था अल्तुनिया, और देखिएगा लास्ट में अल्तुनिया से ही रजिया की शादी होती है, और प्रेम प्रसंग जो होता है वह चालू होता है। इतिहासकार इस चीज को नहीं मानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि अल्तुनिया से रजिया का प्रेम था। तो पहला जो विरोध करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था एर्तगिन, और दूसरा था अल्तुनिया, और तीसरा था कबीर खां अयाज, और चौथा था याकूत। ये 4 जो थे वह रजिया से विरोध करते थे, और यही चारों लोग मिल करके जो है वह षड्यंत्र को रचा था दिल्ली सल्तनत में, और रजिया को गद्दी से हटाया था। याद रखिएगा, रजिया का शासनकाल 3 वर्ष 6 महीना होता है। याद रखिएगा, रजिया 3 वर्ष 6 महीना तक ही शासन करती है। लेकिन हुआ क्या कि एर्तगिन और अल्तुनिया, याद रखिएगा, एर्तगिन, अल्तुनिया, कबीर खां अयाज और याकूत, ये चारों मिल गया, और चारों मिल करके जो है वह इसको गद्दी पर से हटा दिया रजिया सुल्तान को। याद रखिएगा, फिर क्या हुआ कि रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके एक किले में बंद कर दिया गया। तो हुआ क्या कि एर्तगिन और कबीर खां और याकूत, ये तीनों जो था वह मिल गया, और अल्तुनिया जो था जब सुना कि रजिया को कैद करके रखे हुए हैं, तो ये जो है वह आक्रमण कर दिया, और वहां पर अल्तुनिया से संधि हो गई, अल्तुनिया को रजिया से। और रजिया जो है वह अल्तुनिया के साथ जो है वहां से निकाल करके अल्तुनिया रजिया को लेकर के जब आता है, तो अल्तुनिया पंजाब के भटिंडा का सूबेदार हो जाता है, भटिंडा का सूबेदार होता है। और 1240 ईस्वी में जब अल्तुनिया रजिया को लेकर के आते रहता है, तो थोड़ा देर आराम करने का विचार दोनों का होता है, तो एक पेड़ के नीचे दोनों आराम करने लगते हैं। उसी वक्त डाकुओं ने 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया को जो है वह मार देता है। तो पूछता है कि रजिया सुल्तान को कहां पर मारा गया था, तो याद रखिएगा कैथल एक जगह है, और यही कैथल में जो है वह रजिया सुल्तान को 1240 में मार दिया जाता है। उसके बाद जब रजिया मर जाती है, तो उसके बाद बहराम शाह शासक बनता है, और बहराम शाह 1240 से 1242 तक ही शासन करता है। अब क्या करता है कि एर्तगिन जो है वह बहराम शाह से समझौता करता है कि भाई हमने तो, रजिया तो मर गई, अब हमको कुछ दो। तब क्या करता है कि एर्तगिन बहराम शाह के साथ समझौता करता है, और एर्तगिन को नायब का पद मिल जाता है, नायब का पद मिलता है। लेकिन एक चीज आपको और बता देते हैं कि जब रजिया सुल्तान शासक बनी थी, याकूत को जो है, याकूत को अश्वशाला विभाग का मालिक बनाया था। अश्वशाला को देख रेख के लिए याकूत को ही रखा था, और जब भी रजिया को कहीं जाना होता था तो याकूत जो है वह अपने हाथ पर पैर को रख करके अल्तुनिया को घोड़े पर बैठाता था। इसीलिए याकूत जो था अश्वशाला विभाग का
आदमी था और अश्वशाला विभाग का देख रेख करता था। इसीलिए याकूत को अमीर आखुर का पद जो है वह इल्तुतमिश रजिया सुल्तान ने उसको दिया था। तो पूछेगा कि अमीर आखुर का पद किसको मिला था, तो याकूत को मिला था। अश्वशाला विभाग का जो था वह आदमी था, वो याद रखेगा। तो यहां पर आइए, एर्तगीन जो था बहराम शाह के साथ समझौता कर लिया और समझौता करके और बहराम शाह उसे नायब का पद से सम्मानित किया, नायब का पद दे दिया। किसको? एर्तगीन को। अब देखिए चालाकी क्या होता है, फिर क्या करता है कि बहराम शाह एर्तगीन को मरवा देता है। बहराम शाह जो है एर्तगीन को बहराम शाह मरवा देता है और मरवाने के बाद उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह शासक बनता है। और अलाउद्दीन महमूद शाह जो है यह 1242 से 1246 तक शासन करता है। और यह कुछ भी नहीं करता है, जब यह शासन करता है, जब गद्दी पर यह बैठता है तो कुछ भी नहीं करता है, इसका जीवन काल शून्य रहता है। एक इसका कोई शासन काल का कोई ब्यौरा इतिहास में नहीं है। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह के बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह बनता है। पहले मसूद शाह बनता है 1242 से 1246 में। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है और महमूद शाह जो है वह शमसी वंश का अंतिम शासक बनता है और यह 1246 से 1265 तक ही शासन करता है। जब यह शमसी वंश का अंतिम शासक अगर पूछेगा आपसे, तो शमसी वंश का अंतिम शासक जो था वह नासिरुद्दीन महमूद शाह था। एक बात और बता देते हैं कि यह शमसी वंश था कौन, तो शमसी वंश जो था वह इल्तुतमिश भी जो था वह शमसी वंश से ही संबंधित था और शमसी वंश अंतिम शासक, शमसी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह को ही बनाया जाता है। जब नासिरुद्दीन महमूद शाह सब शासक बनता है तो पहले से ही कुरान का आयात लिखता था, छोटे छोटे कुरान जो है वह लिखता था और बेचता था। इस तरह इसका काम था। यह टोपी भी सीता था, यह दरबार में बैठ करके टोपी सीता था, कुरानों का आयात लिखता था। इसीलिए एक उस समय का इतिहासकार था मिनहाज ए सुराज, जिसको तबकात ए नासरी पुस्तक लिखा था। आपको बताए थे कि मिनहाज उस सिराज एक ताबकी नासरी पुस्तक लिखा था, तबकात ए नासरी। तो मिनहाज ए सुराज सिराज जो था वह महमूद शाह से बहुत प्रभावित हुआ था। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि दिल्ली सल्तनत में मिनहाज ए सिराज जो था वह किस शासक से प्रभावित था। तो आपको याद रखना है कि नासिरुद्दीन महमूद शाह से बहुत प्रभावित रहता था। इसीलिए मिनहाज उस सिराज जो है इसको आदर्श शासक मानता था और आदर्श शासक का उपाधि भी इसको दिया था महमूद शाह को। यह भी बात याद रखिएगा। कुरान का आयात लिखता था, टोपी सीता था। मिनहाज ए सिराज जो था वह महमूद शाह से काफी प्रभावित था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का आदर्श शासक इसको मानता था, मिनहाज उस सिराज। तो आज जो है रजिया सुल्तान के बारे में हम आपको पढ़ाए। रजिया जब गद्दी पर बैठी थी तो अमीर आखुर का पद जो है वह याकूत को ही दी थी और आखुर का पद जो होता है अश्वशाला विभाग का जो होता है वह आदमी होता है। ये भी याद रखिएगा। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को याकूत से प्रेम था, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था कि याकूत से प्रेम था। ये इतिहास मानता है, इतिहास नहीं मानता है कि याकूत से जो था वह प्रेम था। रजिया तुर्क सरदार अल्तुनिया, तुर्क का सरदार था जो अल्तुनिया, भरतिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया, उसके विद्रोह के दबाने के क्रम में भरतिंडा के किले में इसको क्या कर लिया था, पास गया था। और उसके बाद तुर्क सरदारों ने क्या किया कि रजिया को धोखा दे करके और याकूत की हत्या कर दिया और याकूत को हत्या कर दिया और याकूत मारा गया और रजिया को भरतिंडा के किले में क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब यह बात अल्तुनिया सुना, तुरंत गया रजिया सुल्तान के पास और रजिया सुल्तान को छुड़ा करके लाता है और वह भागते भागते वही कैथल नामक जगह पर जाता है और थोड़ा देर आराम करता है। डाकू ने 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर देता है।
ये बात हमेशा याद रखिएगा। रजिया सुल्तान आगे चल करके अल्तुनिया रजिया से कैद तो मुक्त करा लेता है, उससे शादी भी कर लेता है, और शादी करने के बाद फिर कैथल में उसको दोनों को डाकू ने मार देता है। तो एक बात और जानिए कि इसका जो शासन काल रजिया सुल्तान का है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष 6 महीना। पूछता है रजिया का पतन का मुख्य कारण क्या था? तो बस एक लाइन में आप लोग आंसर दीजिएगा कि रजिया का पतन होने का मात्र एक कारण था, रजिया का स्त्री होना। रजिया का स्त्री होना ही इसका मुख्य कारण था। तो देखिए ये सब जितने भी टॉपिक हम आपको डाल रहे हैं और जितना भी हम बता रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, और इससे एक भी क्वेश्चन अगर रजिया सुल्तान से अगर छूट जाएगा तो फिर जे कहेगा से। और फिर जो है आपको जानते हैं कि यह एक मसौढ़ी का विश्वसनीय संस्थान है, आइडियल कोचिंग सेंटर गांधी मैदान से पश्चिम है, और यहां से बहुत सारे लोग जो हैं वह टीचर में जॉब कर रहे हैं, और यही कोचिंग संस्थान बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आप लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमको और हौसला दीजिए, ताकि और हम अच्छे ढंग से जो है आप लोग के सामने धीरे धीरे हम सारा इतिहास को आपके सामने लेकर के आएंगे, और फिर बताएंगे कि कैसा लगा आप लोग को पढ़ने में। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगता है, जब हम बताते हैं तो कैसा लगता है। और यह एक विश्वसनीय संस्थान है, और हम कुछ दिन के बाद फिर सोचे हैं कि यहां पर कंपटीशन का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का भी क्लास हम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ टीचर लोग और रहेंगे, और उसके कॉम्बिनेशन से इस संस्थान को जो है और हम आगे की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको अगर 90+ नंबर आ रहा है तो उन लोग तैयार रहें। टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आने वाला है। ये मत सोचिए कि टीआरई 4 आया तो टीआरई 5 नहीं आएगा, वो भी आएगा, और आप लोग का रिजल्ट से पहले टीआरई 4 आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग भी इसको पढ़िए। और फिर जब बैच हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इस कोचिंग संस्थान में आइए और आकर के जुड़िए, और यहां पर क्लास चालू होने जा रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। आप लोग भी आइए और सेट प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वह क्लास भी ज्वाइन कीजिए, तब मजा आएगा। तब देखिए कैसे इतिहास याद हो जाता है आपको। इतिहास को याद करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहानी को सुनिएगा, इतिहास याद हो जाएगा। इतिहास कुछ है नहीं, डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप एकदम अपने आप से समझौता कीजिए, और इसको जो वीडियो हम डालते हैं उसको वीडियो को एकदम कॉपी कलम लेकर के इसको एकदम नोट्स बना लीजिए, बहुत फायदा करेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। ऐसा ना